हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 14 जुलाई 2023 के शिफ्ट वन के कंप्लीट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्यूशंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन वन जो है हम लोग के सामने वो है, इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। सो ए इज 95% ऑफ बी, कहने का मतलब ये है कि अगर बी 100 है तो ए विल बी 95, राइट। व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो मतलब ए जो है वो, जो बी है आपका, वो ए का कितना परसेंट है। सो दिस वुड मीन बी बाय ए 100 अपॉन 95 इंटू 100। नाउ इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली कैलकुलेटिंग आप इसको इमेजिन कर सकते हैं टू पार्ट्स में। आप इसको टू पार्ट्स में इमेजिन कर लीजिए सीधा। दिस इज, ये आप 100 अब बाय 95 की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। इसको आप इमेजिन कर लीजिए एक तो एज अ कंप्लीट फ्रैक्शन जो कि 1 के बराबर हो जाएगा 95 बाय 95। अब ये 95 न्यूमरेटर का हटने के बाद जो आपके पास बच जाएगा दैट विल बी 5 बाय 95। नाउ 195 बाय 95 का डायरेक्ट वैल्यू मुझे पता है, दिस इज 100%, है ना। ये एज अ फ्रैक्शन वन है, दैट इज दिस इज 100%। दिस इज 5 वन एंड दिस इज 5 19 सा, है ना। तो ये हो जाता है 1 बाय 19। 1 बाय 19 का हम लोग को डायरेक्टली याद होना चाहिए, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.26%। सो द फाइनल आंसर वुड बी 100% प्लस 5.26%. Now let us look at the options that we have. The only option that would satisfy all of this is ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज 105 5 बाय 19, राइट। क्योंकि 105 से और कुछ स्टार्ट नहीं है, सो ऑप्शन फोर हैज टू बी द राइट आंसर। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है द मार्क प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अब ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है, बस ये है कि आपने अगर किसी चीज को 25% से बढ़ा दिया, 25% से आपने अगर उसको बढ़ा दिया, तो आपको उसको कितने परसेंट से घटाना है सच दैट आप वापस उस वैल्यू पे वापस पहुंच जाओ। इसका मतलब सिर्फ ये है। तो अगर मैंने मान लिया कि अगर कॉस्ट प्राइस बराबर हुई 100 के, तो क्योंकि मार्क प्राइस 25% ज्यादा है, सो द मार्क प्राइस विल बी 125। क्योंकि आपको देखना है कि इसमें से कितना परसेंट आप घटाओ सच दैट आप कॉस्ट प्राइस से वापस हट ले आओ। तो मैं देखूंगा कि मुझे कितना कम करना है, मुझे 25 कम करना है, राइट। 125 में से हम लोग 25 कम कर लेंगे, हम लोग 100 पे पहुंच जाएंगे। नाउ 10% ऑफ दिस, 10% हम लोग के मार्क प्राइस का कितना हो जाएगा, 12.5। लेकिन मेरे पास क्या है, 25 है, और 25 क्या है, 12.5 का जस्ट डबल। सो द आंसर विल बी करेक्ट डबल ऑफ दिस 10%, दैट इज 20%। सो हम लोग टिक कर लेते हैं, ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज 20%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days व्हेन बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। दे वर्क ऑन alternate basis starting with A. Both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will B finish the remaining work? तो फिर रिमेनिंग वर्क B कितने दिन में फिनिश करेगा, ये हम लोग को बताना है। सो विल मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन। ए जो है किसी चीज को 25 दिन में करता है, राइट। बी करता है उसी चीज को 30 दिन में। सो मैंने सबसे पहले अज्यूम कर लिया टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने अज्यूम कर लिया, इसका एलसीएम जो कि 25 और 30 का एलसीएम हो जाता है 150 के बराबर। तो ये चीज हो गई। टोटल वर्क लेने के बाद मैंने इन दोनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज कैलकुलेट कर ली, जो कि उनकी एक दिन में कार्य करने की क्षमता होगी, विच विल बी नथिंग बट 150 डिवाइडेड बाय 25। सो ए की एफिशिएंसी हम लोग की आ जाएगी 6 के बराबर, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 150 बाय 30, दैट इज 5 के बराबर। अब मुझे पता है ये लोग ऑल्टरनेटिव बेसिस पे जो है वो काम कर रहे हैं, ए स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट डे पे काम जो है हम लोग का हो जाएगा 6, दैट इज क्योंकि ए स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड डे पे जो चांस आएगा काम करने का वो आएगा बी का, दैट वुड बी 5। देयरफॉर मैंने देखा कि 2 डेज में 6 प्लस 5 11 काम हो जाएगा। देयरफॉर मुझे 5 डेज तक का कैलकुलेट करना है, इसलिए 4 डेज में जस्ट डबल, दैट इज 22 हो जाएगा। फिफ्थ डे पे, फिफ्थ डे पे हम लोग का और कितना काम हो जाएगा, 6 जो है और काम हो जाएगा, क्योंकि एक ही बारी आएगी ऑफकोर्स। तो 6 काम आपका और हो जाने वाला है। सो यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कि 28 काम जो है वो ऑलरेडी डन है, जो कि ऑलरेडी टोटल वर्क जो था 150 था। सो द रिमेनिंग वर्क वुड बी, जो आपका रिमेनिंग वर्क हो जाएगा दैट विल बी 150 माइनस 28, राइट। एंड द रिमेनिंग वर्क हैज टू बी 122। अब 122 रिमेनिंग वर्क है आपकी, जो बी की जो एफिशिएंसी है पर डे काम करने की, दैट इज 5। So the answer would be 122 by 5, या 120 होता है 24, so therefore this will be 24 2 by 5. So the correct option here would be option number 1, that is 24 2 by 5. So हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। We have as part of his journey a person travels 120 kilometer at 80 kilometer per hour, the next 100 kilometer at 40 kilometer per hour and comes back to the starting point at 75 kilometer per hour, ठीक है। The average speed of the person throughout the journeys, तो देखते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग जानते हैं। Average speed is nothing but the total distance divided by the time taken, right? ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग देखें कितना हो जाएगा।
120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये हो गया 220 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब पहले तो 220 उसने ट्रैवल किया और स्टार्टिंग पॉइंट आने में भी उसने इतना फिर से ट्रैवल किया होगा। सो देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वुड बी 220 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 420 किलोमीटर के बराबर है। तो ये हम लोग का न्यूमरेटर पार्ट आ गया, दैट इज 449। अब टोटल टाइम हम लोग टेकन देखते हैं। 120 किलोमीटर गया 80 की स्पीड से, 120 गया 80 की स्पीड से, देयरफॉर टाइम टेकन विल बी 120 बाई 80, सिंपल। 120 बाई 80 विल बी नथिंग बट डेढ़, डेढ़ के बराबर हो जाएगा ये चीज। तो 120 बाई 80 हो जाएगा डेढ़ के बराबर, ठीक है। फिर आपका 100 किलोमीटर गया है 40 की स्पीड पे, तो 40 इंटू 2 होता है 80, 20 बचेगा, इसका मतलब 2.5 घंटे इस वाली जर्नी को लगेंगे। उसके बाद अल्टीमेटली वापस आया वो कितना, 220 किलोमीटर वापस आया, वो आया 75 की स्पीड से। अब आई नो कि मुझे राउंडिंग ऑफ ऑलरेडी करनी है, 75 थ्री जा 225 है, तो मैं इसको मान लेता हूँ फिलहाल के लिए 3 के बराबर, क्योंकि ये एक्चुअल में 3 नहीं है, ये 3 से कुछ कम होगा। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो इससे एक्चुअली में थोड़ा सा बढ़ के होगा, क्योंकि आपने अल्टीमेटली क्या किया, आपने डिनोमिनेटर को जो है वो बढ़ा के लिखा है ना, ये 3 के बराबर है नहीं, ये 3 से कुछ कम है, ठीक है। देखते हैं 440, डेढ़ और ढाई आपका बराबर हो जाएगा 4 के, 4 और 3 हो जाते हैं 7। दिस विल बी 7 6 42 20, करीब करीब 20 आप उसको मान लो। तो देयर विल बी 63 पॉइंट समथिंग, 63 पॉइंट समथिंग। ये वाला चीज जो है वो काफी है आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। दैट इज द आंसर विल बी ऑप्शन 1, दैट इज 63.46 अप्रॉक्स। ओके, दैट इज Q5। 8 men can complete a work in 45 days. 8 women can complete the same work in 18 days. In how many days will 5 men and 8 women together complete the same work? इसको हम लोग बहुत जल्दी फास्ट हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 8 men का एक ग्रुप है, 8 वुमेन का भी एक ग्रुप। तो 8 वुमेन का एक ग्रुप तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन में दे ही रखा है ना, 8 वुमेन कर सकते हैं 18 डेज में। तो मैं लिख लेता हूँ कि ये ग्रुप इसको किसी टास्क को 18 डेज में करता है। अब मुझे पता है कि इस चीज में चेंज कर लिया गया, अगर इस चीज में भी चेंज नहीं किया होता तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे पता है कि 8 मैन किसी काम को 45 डेज में कर सकते हैं। अब आपको मैन का जो है वो आपका वर्क फोर्स जो है वो कैसा कर दिया गया है, देखिए। तो आपका वर्क फोर्स जो है वो 5/8 टाइम्स कर दिया गया है ना। जो आपके पास 8 मैन अवेलेबल थे वो 5 मैन हो गए। दैट इज आपका जो वर्क फोर्स है वो 5/8 हो गया है। तो क्योंकि 5/8 आपका वर्क फोर्स हो गया है, तो मेरे को पता है कि जो मेरे को टाइम लगने वाला है उसी काम को करने के लिए, वो 5/8 का रेसिप्रोकल, दैट इज 8/5, 8/5 टाइम्स ओरिजिनल टाइम लगने वाला, राइट। दिस इज 5 1 दिस 5 9 9 8 72। तो ये इस ग्रुप, ये जो ग्रुप है उस काम को करेगा 72, 72 डेज में ये लोग करेंगे। सो ये लोग कर सकते हैं 72 डेज में, ये लोग कर सकते हैं 18 डेज में। मैंने वंस अगेन क्या किया, टोटल वर्क दैट इज द एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ दिस, 18 एंड 72 का एलसीएम विल बी 72। एफिशिएंसी निकाल ली, 72/72 इसकी हो जाएगी 1, 72/18 दिस विल बी 4। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम विल बी 72 अपॉन 1 + 4, एक दिन का काम करने की efficiency, that is 72/5, which is nothing but this is 70/5 is 14, right? So 14 2/5 would be the correct answer to this question. So yes, option 3 is the right answer, that is 14 2/5. So the next question that we have is 6 to the power 25 plus 6 to the power 26, and so on. This series is there, is divisible by. So in such type of questions, what do we do is हम लोग ले लेंगे सबसे छोटा इसमें से, जो भी सबसे छोटी वाला पावर वाला है उसको हम लोग कॉमन ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो 6 की पावर 25 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, तो 6 की पावर 0 या कहूँ 1, है ना, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो 6 टू द पावर 0 विल बी 1, जो है ये अंदर बच गया। उसके बाद बच जाएगा 6 की पावर 1, तो ये हो गया आपका 6। उसके बाद आपका बच जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। उसके बाद आपका बच जाएगा 6 का क्यूब, दैट इज 216। अब ये वाला इसका समेशन कितने के बराबर हो जाएगा, 216 और 36 ये हो जाएगा 252, 252 प्लस 7 विल बी 259। सो दिस नंबर इज इफेक्टिवली 259 इंटू 6/25। तो क्योंकि ये वाला चीज इसमें इन्वॉल्व है, तो आपको 259 से ये वाला चीज जो है वो डिविजिबल है। तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 259। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। ये वाला जो है मार्क्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन दिस टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब लेस देन 20%, टोटल मार्क्स है 50, 50 का जो 20% निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा, 50 का 20% हो जाएगा 10। और मुझे कैलकुलेट करना है कि लेस देन 10% कितने बच्चों ने जो है वो स्कोर किया है। लेस देन 10 वुड बी, अब मुझे पता है कि 10 एंड अबव टोटल स्टूडेंट्स जो है वो 100 है, ठीक है। और 10 एंड अबव कितने ने स्कोर किया है, 87। इसका मतलब 10 से नीचे कितने बच्चों ने या कितने परसेंट बच्चों ने कैलकुलेट किया होगा, सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं, इट विल बी 13, है ना।
13 जो है वो 100 के बेस पे, इसलिए आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं 13%, है ना, क्योंकि परसेंटेज इज नथिंग बट द वैल्यूज ऑन द बेस ऑफ 100, है ना। तो ये 100 पे ही कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो 100 में से आप सीधा 87 हटा दो, क्योंकि 87 तो वो बचे हैं जिन्होंने 10 एंड अबव स्कोर किया। आपको सिर्फ लेस देन 10 चाहिए, सो दैट विल बी 100 माइनस 87, दैट इज 13% वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो ये हम लोग ने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ले लिए, आर ऑफ रेडियाई 10 एंड 6 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका जो सेंटर है वो कॉमन रहता है, दे हैव द सेम सेंटर। तो लेट अस से कि ये वाला इनका सेंटर है, एक का रेडियस 10 है, तो ऑफकोर्स बड़े वाले जो सर्कल है आपका, ये वाला जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस दिस वुड बी 10, है ना। और जो छोटा वाला सर्कल है उसका यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोल देते हैं दिस विल बी 6, है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये आपका बड़ा वाला सर्कल है, राइट, और उसका कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, दैट इज इस वाले पूरे कॉर्ड का मुझे लेंथ जो है वो फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि यहाँ से जो आपके सेंटर ऑफ द सर्कल से जो कॉर्ड के लिए जाती है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, सो दिस वुड बी परपेंडिकुलर एज वेल एज दिस वुड बाइसेक्ट ऑल्सो। तो अप्लाइंग डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होगा ये डायरेक्टली ट्रिपल लग जाती है 6 8 10 की। सो इफ दिस इज 6 सो दिस वुड बी 8, और अगर ये वाला 8 है तो ये वाला हिस्सा भी कितना हो जाएगा 8 के बराबर, क्योंकि दोनों ऑफकोर्स बाइसेक्टेड है। आंसर सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, सो द आंसर वुड बी 8 + 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, दैट इज इफ साइन ऑफ a + b इज 1। साइन ऑफ a + b इज 1 का कहने का मतलब ये होता है, मुझे पता है कि कौन सा साइन थीटा अगर 1 हो तो थीटा जो है मुझे पता है कि 90 के बराबर है, तो a + b की वैल्यू हो जाएगी भाई 90 के बराबर, राइट, दिस वुड बी 90। a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos ऑफ a माइनस बी दिया हुआ है 1/2, सो 1/2 √3/2 √3/2 1/2, तो देयरफॉर इसका मतलब ये हो जाता है कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 के बराबर, है ना, क्योंकि 1/2 √3/2 जो है वो साइन 30 60 की वैल्यूज होती है, इसका मतलब cos 30 60 की वैल्यूज होती है √3/2 एंड 1/2, राइट। अब मुझसे पूछा हुआ है डायरेक्टली a का वैल्यू, एंड a का वैल्यू वुड बी नथिंग बट द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ बोथ ऑफ दिस, मुझे पता है a + b a माइनस बी पता हो, तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट द एवरेज ऑफ दिस। तो 90 एंड 60 का एवरेज विल बी जो इन नंबर्स के बीच में जस्ट जो बीच में आता है, या तो 90 + 60/2 कर लो आप, या तो 90 और 60 के एग्जैक्टली बीच में कौन सा आएगा 30, और बीच में गैप जो है वो 30 का है, देयरफॉर आप बोलेंगे कि द आंसर वुड बी 30/2 का गैप, देयरफॉर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 75 विल बी द आंसर, है ना। 60 + 15 कर लो, 90 - 15 कर लो, एक ही बात, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 75 डिग्रीज, राइट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोलते हैं वाला क्वेश्चन है, ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर अ 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। पूरा इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है और उसकी खुद की लेंथ, तो हम लोग को पता है कि दोनों की सम ऑफ लेंथ हम लोग ले लेंगे, ट्रेन की लंबाई होगी 900 मीटर के बराबर, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी 900 मीटर के बराबर, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन मुझे दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर, तो 108 किलोमीटर पर आवर को मैं तुरंत बदल देता हूँ मीटर पर सेकंड में, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकंड भी, इसलिए क्योंकि आंसर सारे सेकंड्स में मैंने स्कैन कर लिया। तो 18 1 दिस विल बी 18 6 6 5 विल बी 30, है ना। तो ये हो जाएगा 1800/30, और द आंसर विल बी 60 सेकंड्स। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 60 सेकंड्स, यस। आगे बढ़ते हैं, आई हैव इफ 7b - 1/4b is 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16b² + 1/49b²। तो मुझे पता है कि अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये 49b² हो जाएगा, और मेरा यहाँ पे 1/16b² के बराबर आने वाला है, जो कि क्वेश्चन का डिमांड एग्जैक्टली वैसा नहीं है, तो इसमें हम लोग को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे 4 चाहिए सच दैट ये 16 बन जाए, और यहाँ पे 7 चाहिए जैसे कि ये वाला 49 बन जाए। सो व्हाट आई डू इज, मैं इस वाली इक्वेशन में 4/7 का मल्टीप्लीकेशन दूंगा। सो व्हाट दिस विल डू इज कि 4/7 का मल्टीप्लीकेशन देने से आप डायरेक्टली देख लीजिए, ये 4/7 हम लोग के पास है, 7b - 4b विल बी, उस साइड भी हम लोग को देना पड़ेगा 7 टाइम्स 7 का, जो हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। सो व्हाट दिस विल डू इज, ये इसको कन्वर्ट कर देगा 4b - 1 ये 4 जो है वो चले जाएगा, ये 7b इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा 4। अब मुझे पता है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ईजी है मेरे लिए, 1/49b², है ना। सो लेट अस से कि ये वाला वैल्यू k के बराबर है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, k², है ना, अगर ये k है तो k² + ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका मैंने स्क्वायर किया, प्लस ट्वाइस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट में भी क्या होगा 4b/7b, आप चाहे लिख लो 4b/7b आप चाहे लिख लो, लेकिन b और b तो अल्टीमेटली कैंसिल होना, सो दिस विल बी 16 + 2 × 4 8/7, 7 × 16 will be 112 + 8, that is 120/7,
So the correct answer to this question will be option number 3, that is 120 by 7. So question number 12 that we have over here is, if measure of angle C is equal to the measure of angle Z and AC equal to XZ, then which of the following conditions is necessary for triangles ABC and XYZ? So I have two triangles over here, that is ABC. The other triangle is XYZ. मुझे बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन इनमें से मैं लगा दूं सच दैट ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो मुझे दिया हुआ है एंगल सी जो है वो एंगल जेड के बराबर है, एंगल सी और एंगल जेड आपके मैंने बराबर कर दिए। ए सी बराबर एक्स जेड है, ए सी बराबर एक्स जेड है, ये भी चीज मुझे ऑलरेडी दे रखी है। फिर नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है, अगर ऑप्शन 1 को अगर मैं देखूं, सो दिस सेज कि ए बी बराबर ए सी के हो जाए। अगर ए बी ए सी के बराबर हो जाए, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा, तो एक्स वाई और विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स जेड। सो देयरफॉर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपका कॉन्ग्रुएंसी वाला जो कंडीशंस होती है वो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। सो हम लोग पढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट ऑप्शन के साथ, दैट इज बीसी इक्वल टू वाई जेड। काफी इजी है वाला क्वेश्चन भी, है ना। बीसी इक्वल टू वाई जेड, ये बीसी और वाई जेड अगर बराबर हो जाए तो यहाँ हम लोग की डायरेक्टली कंडीशन लग रही है, जो कि कंडीशन बनेगी एस ए एस। सीधा सीधा ये दिख रही है ना, एस ए एस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज टू साइड्स, है ना। बीसी और वाई जेड बराबर हो गया मेरे, एसी और एक्सजेड भी बराबर हो गया। और ध्यान रखिएगा कि जो इंक्लूडेड एंगल है, इन दोनों साइड्स के जो इंक्लूडेड एंगल है, इसके बीच वाला जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए, है ना। टू साइड्स भी इक्वल, और उन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर है। सो देयरफॉर बाय एसएस वी कैन से दैट बोथ ऑफ दीस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू आंसर या इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, दैट विल बी बीसी इक्वल टू वाई जेड, राइट। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। In the given figure, PAB is a secant, ये हम लोग का रहा PAB, this is a secant, right? And PT is a tangent to the circle, तो ये PT है, टेंजेंट है सर्कल पे, सर्कल को सिर्फ इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। If PT is equal to 8, PT की वैल्यू दी हुई है 8 के बराबर, PA की वैल्यू दी हुई है 6 के बराबर, एंड AB, ये पूरा जो AB वाला हिस्सा है दैट इज x, देन द वैल्यू ऑफ x, कुल मिला के AB की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। सो हेयर व्हाट वील यूज इज द यूज ऑफ टेंजेंट सेकंड थ्योरम, है ना। टेंजेंट सेकंड थ्योरम हमको पता होना बहुत जरूरी है, काफी ज्यादा यूज होता है उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो पीटी है, तो ये पीटी का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है पी ए, है ना। जो पी से लेकर यहाँ तक ये वाला पॉइंट है पी ए, इंटू पी से लेकर बी, ये वाला पूरे इस वाले लेंथ के बराबर होता है। पीटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ये 8 सेंटीमीटर की लेंथ मुझे दे रखी है, तो दिस पीटी का स्क्वायर विल बी 64, पी ए वुड बी 6, है ना। पी ए का तो वैल्यू दे ही रखा है, इंटू पी बी। ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ एक्स नहीं लगाना, पी भी आना है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीज हो जाएगी एक्स प्लस 6। तो डायरेक्टली मुझे 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 किस चीज की चाहिए, विद द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं पहले एक्स प्लस 6 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स प्लस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 64 बाय 6, दैट इज कितना हो जाएगा 232, एंड दिस इज 2 3 जा, तो 32 बाय 3 जो है वो वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 6 की। लेकिन मुझे निकालनी है सिर्फ वैल्यू एक्स की, इसलिए मैं से इसमें से 6 माइनस कर दूंगा, देयरफॉर दिस विल बी 32 माइनस 3 into 6 विल बी 18, तो 32 माइनस 18 विल बी 14 बाय 3, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 14 बाय 3 के बराबर। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो वी हैव अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग टू डिस्काउंट स्कीम्स, दो डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर करता है भाई। बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 5 गेट 6 फ्री, व्हिच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। अब मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बताइए। कि बाय 3 करने पे 4 फ्री मिलता है, इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज, आप इसको इवन परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जरूरत भी नहीं है, आप फ्रैक्शन में ही हम लोग डील कर लेंगे। 4 फ्री दे रहा है तो मैंने 4 को ऊपर रखा, फिर 3 और 4 को मैंने ऐड कर दिया सिंपली, दिस द डिस्काउंट परसेंटेज इज 4/7 into 100। लेकिन आप इंटू 100 मत दो, दोनों में इंटू 100 का शामिल है, सीधा फ्रैक्शन कंपेयर करके बता देंगे कि कौन सा वाला बड़ा है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज चुनना है। बाय 5 गेट 6 फ्री में कितना हो जाएगा, फ्री कितने दे रहा है 6 अपॉन 5 प्लस 6 विल बी 11, तो ये हो जाएगा 4 into 11 44, है ना। हम लोग इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 into 11 44 के बराबर, ये हो जाएगा 7 into 6 42 के बराबर। 44 इज ग्रेटर, देयरफॉर 4/7 इज ग्रेटर। 4/7 जो है वो ऑप्शन ए वाला है, so therefore option 1 that is A is the correct answer, जो कि maximum discount percentage offer करता है out of the two given options। So the next question that we have is the following bar chart represents the gross amount in lakhs and total cost in lakhs of a firm। तो देखते हैं, तो ये है हम लोग का टोटल, है ना। ये वाला टोटल वाला, ये वाला जो कॉलम है ये टोटल कॉस्ट है, ये बार वाला, और ग्रॉस अमाउंट है ये जो विदाउट जो शेडिंग है ये वाला चीज है। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% का प्रॉफिट करना है मुझे, what should have been the gross amount in rupees lakhs in 2019-20, 2019-20 की बारे में बात हो रही है, तो ये वाला रहा हम लोग का 2019-20। इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम, तो इसका मतलब अगर टोटल कॉस्ट सेम ही रहे जो कि 6500 के बराबर ही रहे, तो हम लोग का ग्रॉस अमाउंट कितना हो जो कि सच दैट हम लोग का प्रॉफिट जो है वो 25% के बराबर हो जाए।
अब 25% का प्रॉफिट है, आपका टोटल कॉस्ट पे ही होगा आपका जो 25% का प्रॉफिट है। तो 6500 का 25% जो है, हम लोग देखें 6400 का भाई 25% कितना हो जाएगा। 6400 का 25% अलग से निकाल लो, 100 का 25%, ये माइंड में कैलकुलेशन अलग से कर लो, बहुत इजी से कैलकुलेशन है। तो 6400 का 25% जो है वो सीधा सीधा होता है इसका 1/4, है 1600, ये चीज हो जाएगी। 100 का भी 25% यानी 1/4 होता है 25, यानी 1625 आपको अल्टीमेटली ऐड करना है किसमें, आपके टोटल कॉस्ट में, दैट इज 6500। Therefore, the correct answer to this question will be 6500 और 1625, that will be 8125 is the correct answer. So question 16 पे हम लोग आ जाते हैं. In what time will 10,000 at 4% per annum produce the same interest as 8,000 does in 4 years at 5% simple interest? तो भाई 8,000 है ना, 8,000 है, 4 साल 5%, therefore simple interest में मैं डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लेता हूँ, मुझे पता है। तो 20% पे ये कितना इंटरेस्ट दे देगी, है ना, 4 years into 5, 4 into 5 इज 20%, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि इतना इंटरेस्ट आ जाएगा 4 साल में, 4 into 5 20%। 10% जो है इस वैल्यू का बराबर है 800 के, तो देयरफॉर 20% विल बी 1600। अब मुझे पता है कि 10,000 जो है वो 4% पे कितना देगा भाई, 1% इसका कितना है वैल्यू का, 100 रुपए, 1% है इसका 100 रुपए, तो देयरफॉर 4% कितना हो जाएगा, 400 रुपए। तो आपको एक साल में 400 की कमाई हो रही है, आपको बताना है कि कितने साल लगेंगे 1600 कमाने में, दैट इज सिंपली इनटू 4, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 4 years। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन, अ बॉय एंड अ वुमन कैन फिनिश वर्क इन 10, 15 एंड 30 डेज। तो 10, 15 और 30 दिन पे ये लोग जो काम जो है वो फिनिश करते हैं। हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश बाय अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। काफी इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कहीं नहीं बोला कि 2 मैन हो, 3 बॉयज हो, 4 वुमेन हो, ऐसा कुछ भी उसने कुछ कॉम्बिनेशन दिया ही नहीं। जो चीज डायरेक्टली बोली है उसी का ही ये भी निकालना है हम लोग को कि कितने दिन में काम करेंगे। तो ये लीजिए आप टोटल वर्क जो है इन तीनों का एलसीएम ले लो, इट इज वेरी इजी, दैट इज 30। एफिशिएंसीज आपकी आ जाएगी, है ना, ये हम लोग का टाइम टेकन था, तो देयरफॉर एफिशिएंसी विल बी 30/10, इसकी 3 हो जाएगी, है ना, यानी कि एक दिन में ये 3 काम करेगा। अगर 10 दिन में पूरा काम करता है 30 का, देयरफॉर एक दिन में 3 करता होगा, 30/10, 30/15 इसका आ जाएगा 2, 30/30 दिस विल बी 1। तो देयरफॉर द टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन पे ये लोग कितना काम करते हैं, एक दिन की एफिशिएंसी, एज सिंपल एज दैट। तो 3 और 2 हुआ 5 और 1 हुआ 6। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है √3/2 के बराबर, इसका मतलब सिंपली जो थीटा है आपका बराबर दिया हुआ है 30 के, है ना। थीटा जो है वो 30 पे, मुझे पता है कि उसमें कॉस थीटा जो है वो √3 हो जाता है। अब मुझे करना है tan² थीटा cos स्क्वायर थीटा। दिस सिंपली मीन्स tan थीटा cos थीटा होल का स्क्वायर, राइट। अब मुझे पता है कि tan थीटा भी कितना होता है भाई, ये होता है sin थीटा बाय cos इनटू ये वाला चीज कितना है cos थीटा। अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएंगे, मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है sin² थीटा का, है ना। sin थीटा कितना हो जाएगा भाई, थीटा इक्वल टू 30 पे, सो दैट विल बी 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, 1/4। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2 ओवर हियर, दैट इज 1/4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the value of 3x³ plus 5x square y plus 12xy square plus 7y³ when x equal to -4 and y equal to -1? तो x और y की मुझे वैल्यूज दी हुई है, डायरेक्टली प्लग इन करके देखते हैं किस प्रकार से चीजें चलती हैं। 3 इंटू एक्स का क्यूब, दैट विल बी -64 डायरेक्ट, राइट। -4 का मैंने क्यूब लिख दिया, -64 के बराबर हो जाएगा। प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी -4 का स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू वाई, है ना। वाई जो है वो कितने के बराबर है, -1 के बराबर है। प्लस 12 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, 12 टाइम्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, यानी एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई स्क्वायर विल बी -1 का स्क्वायर 1, तो अलग से ना भी लिखें तो दैट विल डू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 इंटू वाई का क्यूब, दैट इज -1, है ना, -1 का क्यूब -1 के बराबर हो जाएगा। अब काम करता हूँ, इसमें एक्चुअल में कैलकुलेट करने के बराबर की जगह मैं देख लेता हूँ, अगर यूनिट डिजिट 1 या 7 आया तो इसको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर 9 आया तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेंगे, वैसे भी कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा, जो इसका यूनिट डिजिट रहेगा 3 इंटू 4 से आएगा, दैट इज 2, है ना। इसका यूनिट डिजिट तो आप कंसिडर मत ही करो, है ना। 16 इंटू 5 सीधा सीधा 80 है, तो इसका यूनिट डिजिट खत्म है, 0 है। 2 इंटू 4 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8 के बराबर। 7 इंटू 1 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 7 के बराबर। तो सिर्फ अगर मैं यूनिट डिजिट ही ऐड कर दूं, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 8 प्लस 7, ये भी आपका 10 के बराबर हो जाएगा, दैट इज 0 प्लस 7, दैट विल बी 7। तो 7 के साथ एक ही आपका ऑप्शन जो है वो एंड हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। if the four numbers 39, 117, 17 and y are in proportion, काफी इजी है ना। इवन आपको अगर प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप, मतलब मेरे ख्याल से 1 सेकंड का भी ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में अटेंड में। 39 का हमने देखा 3 टाइम्स है, तो देयरफॉर 17 का 3 टाइम्स, करेक्ट आंसर 51, है ना। सीधा जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है वो ऐसे होता है कि 39 अपॉन 117 है,
तो 17 को किस नंबर के साथ प्रोपोर्शन में रखें, दैट इज 17/y, है ना। तो ये 1/3 हो जाता है, तो हम लोग को भी यहाँ पे 1/3 चाहिए रहता है, right? तो y की वैल्यू विल बी 17 into 3, दैट इज 51। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The volume of a sphere of radius 4.2 centimeter is, तो देखते हैं, use pi equal to 22/7। तो मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 pi r क्यूब, 4/3 into pi will be 22/7 into रेडियस मुझे दे रखी है, रेडियस का क्यूब करना है मुझे, तो दिस विल बी 4.2 into 4.2 into 4.2। सो नेक्स्ट चीज दैट आई डू इज 3 into 7, सीधा सीधा दिख रहा है, 3 into 7 21 का जस्ट डबल होता है 42, लेकिन क्योंकि ये 4.2 है, सो मैं इसको कर देता हूँ 0.2। अब इस चीज के साथ मैं डील करता हूँ, मुझे 42 का स्क्वायर पता है, इजी है करना। 42 जो है वो 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 25 से हम लोग 8 कम कर लेंगे, दैट इज 1764। 2 के बाद डेसिमल मैं इंसर्ट कर दूंगा, सो देयरफॉर दिस विल बी 17.64। इस वाले हिस्से को भी हम लोग बहुत इजीली ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 22 टू जा 22 फोर जा राइट 88, 88 का अगर मैं जस्ट डबल कर दूं तो ये हो जाएगा 176, लेकिन एक पॉइंट के साथ है, सो देयरफॉर दिस इज 17.6 into 17.64। यहाँ से आप सीधा चाहें तो यूनिट डिजिट पे ही कर लो, राइट। 6 into 4 है ना, 6 into 4 का जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो 4 के बराबर है, सो देयरफॉर 4 अभी यहाँ पर भी है, 4 आपका और कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 4 आपका यहाँ पर भी है। तो देखते हैं, हम लोग को थोड़ा सा ना आपको अप्रोक्सीमेशन का गेम जो है यहाँ पे आना चाहिए। तो आपका 1717 जो है वो 289 है, तो ये वाला आंसर ऑफकोर्स नहीं हो सकता, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप चाहे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर अंदाजा अच्छा है कि 1818 का 324 है, और अगर आप उसको अप्रोक्सीमेशन करके देख सकते हैं तो इट इज ऑल राइट। अदरवाइज आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा आप चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो 17.6 into 17.64 करना है, लेटेस्ट से कि आपको 17.6 into 17.6 ही करना होता है, राइट। 17.6 into 17.6 ही करना होता है, यानी कुल मिला के आप 176 का स्क्वायर कर लो, बहुत ईजी है करना, राइट। और फिर दो डेसिमल प्लेसेस का जो है हम लोग यूज कर लेंगे। 176 का स्क्वायर करने के लिए मुझे पता है कि 176 जो है वो 24 कम है 200 से, 24 कम है 200 से, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, तो 5 में ऊपर लिखूंगा, 76 जो है वो नीचे लिखूंगा, राइट। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये 24 कम था तो इसमें से 24 में और कम कर देता हूँ। 176 में से मैंने 24 और कम कर दिया, तो ये हो जाएगा भाई 152, राइट। ये 152 हो गया। अब क्योंकि आपने 200 में से इसको देखा था ना, 200 में से हमने देखा था 24 कितना का है, देयरफॉर द मल्टीप्लायर दैट विल बी यूज्ड इज ट्वाइस, है ना, 2 का मल्टीप्लायर चल रहा है, तो 152 को आप सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 152 का डबल हो जाएगा 304 के बराबर। 304 में आपका जो ये कैरी ओवर बचा हुआ था 5, आप इसको ऐड कर लो, दैट इज 309, है ना। ये 309 और आपके आप दो डेसिमल पॉइंट्स अब यूज कर लो। 309.76 से भी थोड़ा सा बड़ा, देयरफॉर द ओनली ऑप्शन दैट सेटिस्फाइज आपका यूनिट डिजिट वाला कंडीशन एज वेल एज दिस वन इज दिस। अगर आप यूनिट डिजिट ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा, आपका जो जो बाकी वाला हिस्सा बचा है वो बहुत ही कम है, 17.6 इंटू 0.4 इंटू 0.04 आपने छोड़ा, यानी 17.6 का करीबन आपने इसके बाद भी कितना छोड़ा हुआ है, 4%, है ना। 4% बराबर होता है 0.04 के, 4% भाई कितना हो जाएगा, 1% इस वाली वैल्यू का है 0.176 करीब करीब, सो 4% विल बी इसका 4 गुना, राइट, दैट इज 0.7 या अराउंड अराउंड 310 पॉइंट समथिंग, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर दैट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 310.464, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डायरेक्टली हमको 16 के बराबर दी रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की दे रखी है। आपको वहां पे जाके फॉर्मूला लिखना नहीं, ये मैं सिर्फ टीचिंग पर्पज से कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि आपको ये वाली चीजें रटी होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर जो है वो ये प्लस ट्वाइस ऑफ इसके बराबर होता है, राइट। तो आप इसके स्क्वायर में से ये सीधा माइनस करेंगे, जो भी आएगा डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर चीजों को खत्म करेंगे। जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस में आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ, अगर किसी को ये वाला चीज फॉर्मूला ऑलरेडी नहीं पता हो, ट्वाइस ऑफ दिस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसका वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का दे रखा है 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरा जाके माइनस में हो जाएगा, दैट विल बी 90। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकाल लिए, सो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये वाला 2 जो है वो नीचे आ जाने वाला। 256 में से 90 गए, अगर 100 जाते तो 156, लेकिन 10 कम गए, देयरफॉर 166 divide by 2, therefore the correct answer to this question will be 83, option 2 is the right answer to this question, 83, right, yes। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। if 3 sin theta minus cos theta upon cos theta plus sin theta is 1, then the value of cot theta is, ठीक है। तो सिंपल है ये वाला भी क्वेश्चन काफी ज्यादा, 3 sin theta minus cos theta जो है वहां जाके ये वाला चीज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस बिकम्स cos theta plus sin theta, राइट। यहाँ पे ये चीज कितनी हो जाती है, 3 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा में कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा।
ट्वाइस ट्वाइस जो है वो कट जाएगा, साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। और मुझे पता है कि ये दोनों बराबर कब होते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू 45 होते हैं, मुझे सिंपली कॉट 45 की वैल्यू बतानी है। 1045 और क्या कॉट 45 दोनों ही बराबर होते हैं 1 के। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two runners, Sony and Moni, start running on a circular track of length 200 meter at speeds of 18 km per hour and 24 km per hour respectively in the same direction. ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं भी। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए मुझे पता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई सोनी को कितना टाइम लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, मोनी को भी कितना टाइम लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, और फिर हम लोग अल्टीमेटली उसका ले लेते हैं एलसीएम। तो देखते हैं इनको कितना टाइम लगेगा। सो टाइम कितना लगेगा भाई, जो पूरा जो ट्रैक लेंथ है मुझे डायरेक्टली दे रखी है 200 मीटर के बराबर, और उसकी स्पीड कितनी है सोने की 18, तो इतना टाइम उसको लगने वाला है। इसमें मैं यूनिट्स का कंसिडरेशन आपको बाद में दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 200 अपॉन इसको कितना टाइम लगेगा, आपको ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड हो जाएगी 24, और अल्टीमेटली मुझे लेना होता है इसका। अब आप कहेंगे कि सबसे पहले मैं जो है इस वाले को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, इस वाले को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, फिर मैं इनको इसका डिवीजन लेके मैं एलसीएम निकालूं। ऐसा करने की जगह हम लोग डायरेक्टली देखिए इस चीज का मैं कैसे यूज करवा सकता हूँ। डायरेक्टली मुझे पता है कि यहाँ पे भी 5/18 का आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। यहाँ पे भी आप 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि आपने देख रखा है कि सेकंड्स में आंसर है। तो ऑफकोर्स मुझे भी पता है हम लोग को उसमें करना है, लेकिन 5/18 का मैं यहाँ पे यूज करने की जगह मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5/18 है ना, तो मैं आंसर को डायरेक्टली 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में, राइट। तो इस वाली चीज को मैं फिलहाल अभी कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा कैलकुलेशन का जो टाइम है वो बढ़ाएगा, और इतना टाइम हम लोग को मिलता नहीं है, राइट। आप सब जानते हैं इतना अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिलता। सो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस हमको पता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम 200 और 200 का एलसीएम क्या ही आ जाएगा, 200 आ जाएगा, राइट। और उसके बाद 18 और 24 का एचसीएफ, है ना। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, है ना। तो 18 और 24 का एचसीएफ आने वाला है भाई 6 के बराबर। तो ये चीज आ गई 200/6। क्योंकि आपने 5/18 को अब ये चीज ना कंसिडर किया था डिनोमिनेटर में, तो इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। So this is 6 1 6 3 this 5 1 this is 5 40 so 40 into 3 120 seconds would be the right answer to this question, that is option number 1, right। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के साथ। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर 4081 प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 266। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये वाला भी देख लीजिए। 265 की पावर 4081 प्लस 9, है ना, तो इसको भी 266 के साथ आप अलग से देख लो चाहो, और 9 को 266 से अलग, है ना। क्वेश्चन तो मैंने चेंज किया नहीं। अब ये जस्ट एक कम है ना, ये चीज जस्ट एक कम है। तो 266 है, क्योंकि ये जस्ट एक कम है तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा -1 से, राइट। तो -1 की पावर 4081, ये इतना इसका रिमाइंडर हो जाएगा। और 9 क्योंकि 266 है सीधा सीधा छोटा ही है, तो +9 का ये तो 9 का 9 ही देगा। अब -1 की पावर ऑड है, तो देयरफॉर द रिमाइंडर विल बी -1 ओवर हियर, द आंसर दैट इज -1 इस वाले केस में, और इसका हो जाएगा 9, तो 9 -1 8 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला सेशन, और हम लोग जरूर कंटिन्यू करेंगे इस वाली सीरीज को। और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो मेरे सोशल मीडिया, मेरे जितने भी चैनल्स हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेस है, उसका मैं लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। इस पूरी चीज की जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करने वाला हूँ। सो प्लीज मेक श्योर आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। सो यस, थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।